तो चलिए एनएफओ हो तो ऐसा में आज मेरे एसेट के दो एनएफओस की बात होगी। इससे पहले भी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में एक्सपर्ट्स के जरिए उसको समझने की कोशिश की थी, लेकिन इसके लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के हेड ईटीएफ प्रोडक्ट एंड फंड मैनेजर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सीनियर एंकर विपुल सिंह सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। धन्यवाद धन्यवाद। और तो हमारा कार्यक्रम है तो हमारा स्वागत ही हम लोग की आवश्यकता है नहीं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग दो ETF जैसा कि आपने बताया कि लॉन्च किए हैं और पूरा विश्लेषण इसका 360 डिग्री करने की कोशिश होगी सिद्धार्थ सर के साथ। तो सिद्धार्थ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं पहले तो यही समझना चाहूँगा, पहले मैं चाहूँगा कि अभिषेक जो है जरा इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये 2 तारीख से खुल चुका है ये एनएफओ। बिल्कुल सर, 2 एनएफओस हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पहले एनएफओ के बारे में। मेरे एसेट निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट ETF है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग बेसिक जानकारी दें तो फिर जो टॉप 20 जो यानी कि जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं निफ्टी की, उनमें एक तरह से निवेश किया जाता है। उनका जो वेटेज होता है वो इक्वल रहता है, उसके ETF में निवेश किया जाता है, यानी कि शेयर्स की तरह आप मार्केट में उसको एक तरह से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बेंचमार्क इसकी है। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट TRI है। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें 2 दिसंबर, जैसे कि सर ने यहाँ पर बताया, खुल चुका है। 10 दिसंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिनिमम निवेश इसमें 5,000 रुपये से किया जा सकता है। फंड मैनेजर्स इसके 2 हैं, रितेश पटेल और अक्षय उडेशी। ओवर टू यू सर। जी सिद्धार्थ सर, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि एक तो ऐसे मौके पे आप लेकर के आए हैं कि बाज़ार के लिए जो बाधाएं थी वो थोड़ी सी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं और ख़ासतौर से RBI की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। भारत US के बीच ट्रेड डील काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में इक्विटी फंड को लेकर के वैसे ही काफ़ी ज़्यादा जागरूकता और लोग ललायत रहते हैं कोई एनएफओ आए। इस फंड की क्या खासियत है, पहले मैं चाहूँगा संक्षेप में आप हमको ये बताएं, फिर इसके बाद इसका और ज़्यादा विश्लेषण करते हैं। सो जैसा कि ऑलरेडी बताया गया है, ये फंड जो जैसा नाम बोलता है वैसे ही ये सिर्फ टॉप 20 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। एंड ये टॉप 20 कंपनीज फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे चुनी जाएंगी। सो ये उन लोगों के लिए है जो लोग लार्ज कैप में भी एक मेगा कैप एक्सपोजर प्रेफर कर रहे हैं। टिपिकली ज़्यादा स्टर्डी और ड्रॉ डाउन का ज़्यादा प्रोटेक्शन देखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे जो एक्सपोजर होगा, जैसा बताया गया, हर कंपनी में बराबर का होगा। सो हर कंपनी में 5% की हिस्सेदारी होगी। सो 2 चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि आप लार्ज कैप में भी सिर्फ मेगा कैप आपका एक्सपोजर ले रहे हैं। एंड दूसरा, हमने देखा है कि बहुत सारे फंड्स जो होते हैं, इवन जब मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ, टॉप 3 कंपनियां जो HDFC, रिलायंस, ICICI हैं, इनमें ही आपका एक्सपोजर ऑलमोस्ट 28 to 30% हो जाता है। तो आपका निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये सब थोड़े से टॉप हैवी एक्सपोजर देते हैं आपको इन 3 कंपनी का, जो कि इस फंड में नहीं होगा। टॉप 3 कंपनियों का एक्सपोजर 5% ईच है कंपनी में, तो 15% होगा इन टोटल। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। तो जिन लोगों को मेगा कैप एक्सपोजर चाहिए एंड विद इन मेगा कैप, वो नहीं चाहते हैं कि किसी कुछ ही सेलेक्ट कंपनीज में ज़्यादा वेटेज हो, ज़्यादा एक्सपोजर हो, उन लोगों के लिए फंड काफ़ी रिलेवेंट रहेगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो लोग सुरक्षित निवेश चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा उनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा लो है, उनके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। लार्ज कैप में भी मेगा कैप कंपनियों में ये निवेश होगा, तो हम ये मान के चल सकते हैं सर? एकदम। फंड उन लोगों के लिए ही सुटेबल है जो लोग इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क को ले करके इस समय डरे हुए से है, एंड वो थोड़ा सा स्टेबल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड सुटेबल है। और इस फंड में बेसिकली सारे सेक्टर लीडर्स हैं, कंस्ट्रक्शन से, बैंकिंग से, IT से, FMCG से, कंज्यूमर ऑटो कंपनीज में से। सो यहाँ पे आपको एक सेक्टर की जो टॉप नामी कंपनी है उनका एक्सपोजर मिल रहा है। तो थोड़ा स्टर्डी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
सर जैसे कि टॉप 20 ETF मतलब देश की सबसे बड़ी कंपनी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ी 20 कंपनीज होंगी वो उसका एक यहाँ पर समागम है, मेगा कंपनीज ऑब्वियस बात है इसमें होंगी। पर बाजार में सर निफ्टी 50 इक्वल वेट ETF भी है आपका, मतलब जो आपके इनका भी एक आपका निफ्टी 50 इक्वल वेट ETF आपका भी है, मेरा एसेट का है। ऐसे में टॉप 20 ETF की सर लाने की यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी? उसका भी तो एक तरह से जो फायदा है अल्टीमेटली वो 50 में मिल रहा था। जी नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर मैं टॉप 50 इक्वल वेट की बात करूं तो वहां पे 50 स्टॉक होते हैं एंड हर स्टॉक में आपको 2% की हिस्सेदारी मिलती है। वहां पे आपका जो लार्ज कैप डेफिनेशन है वहां पे 50 स्टॉक का सिलेक्शन होता है, तो आप बेसिकली थोड़ा और रिस्क ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज इन द पोर्टफोलियो, थोड़ा लोअर टेल पे जा रहे हैं एंड साथ में जो लोअर टेल है उसमें 2% ईच का एक्सपोजर ले रहे हैं। तो अगर मैं एक कंपैरिजन करूं तो टॉप 20 में ड्रॉडाउन्स रिलेटिवली कम होने चाहिए निफ्टी 50 इक्वल वेट के मुकाबले, लेकिन अपसाइड भी अगर मैं बोलूं तो टिपिकल थोड़ा सा कम रहेगा। सो ये वाला पोर्टफोलियो कंपेयर टू निफ्टी 50 इक्वल वेट लेस रिस्की बट देन अ बिट लोअर अपसाइड पोटेंशियल। अच्छा सर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि ये जो 20 कंपनियाँ होंगी, यहाँ पे सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो किस तरफ झुकाव जो है वो ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हो सकता है उन शुरू की 20 कंपनियों के नाम ना पता हो, सेक्टर ना पता हो, तो वो मतलब क्या बैंक ऑफ फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा या फिर थोड़ा फोकस ज़्यादा बाकी सेक्टर्स की तरफ रहेगा? सेक्टर की बात करें तो मार्केट कैप के लिहाज से कहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा दिखाई दे रहा है? इनफैक्ट सरप्राइजिंगली अगर मैं डेटा देख रहा हूँ तो यहाँ पे उल्टा ही निकल के आ रहा है कि सेक्टर के नाम पे यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा बेहतर है। फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में देखें तो सेक्टर लेवल एक्सपोजर सबसे ज़्यादा आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑलमोस्ट 36%, जो कि यहाँ पे 30% होगा, सो लोअर बाय 6%। वहाँ पे आपका जैसे आईटी में 10% है तो यहाँ पे 15% है, ऑटोमोबाइल्स में वहाँ पे 7% है तो यहाँ पे 15% है। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही कुछ ही सेक्टर है जहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोजर है। एक सेक्टर जहाँ पे इस वाले फंड में लोअर एक्सपोजर है कंपेयर टू निफ्टी 50, वो है ऑयल एंड गैस, जहाँ पे रिलायंस की वजह से निफ्टी में ऑलमोस्ट 10% का एक्सपोजर है और यहाँ पे 5% के आसपास का ही एक्सपोजर है। सो बहुत ज़्यादा किसी सेक्टर की तरफ टिल्टेड नहीं है। इनफैक्ट निफ्टी ज़्यादा टिल्टेड है बीएफएसआई की तरफ कंपेयर टू इस वाले फंड में। सो लोगों को बेसिकली वो इशू नहीं होना चाहिए इस फंड में। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इन्वेस्टर को पूछना चाहिए कि क्या वो इक्विटी मार्केट में इस समय इन्वेस्ट करने के लिए और ज़्यादा सेफ्टी देख रहे हैं रिलेटिवली। इक्विटी मार्केट कंप्लीटली सेफ तो कभी नहीं हो सकता है, हर पोर्टफोलियो में ड्रॉडाउन्स, करेक्शंस, नेगेटिव परफॉर्मेंस रह ही सकती है एक पर्टिकुलर फेज में, इसमें भी रहेगी। लेकिन रिलेटिवली अगर आप ज़्यादा स्टेबिलिटी देख रहे हैं, टॉप कंपनी की तरफ झुकाव चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में एंड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एट अ स्टॉक लेवल आपको नहीं चाहिए, तो उन लोगों के लिए फंड काफ़ी रेलेवेंट है। सर अगर दूसरे इंडेक्सेस को अगर हम लोग देखें जिसमें नॉर्मल वेट नहीं होता, मतलब किसी एक स्टॉक को ज़्यादा वेट मिला हुआ है, किसी एक स्टॉक को कम वेट मिला हुआ है, उसको अगर हम लोग इक्वल वेट से अगर यहाँ पर कंपैरिजन करें तो सर क्या इक्वल वेट जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है यहाँ पर, और अगर ऐसा है तो उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? देखिए डिपेंड करता है कि आपका जो इक्वल वेट पोर्टफोलियो है वो किस यूनिवर्स से बन रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल मार्केट में जैसा आपने बताया टॉप 20 इक्वल वेट के अलावा निफ्टी 50 इक्वल वेट भी है, इनफैक्ट निफ्टी 500 इक्वल वेट भी है, राइट। अभी निफ्टी 500 और निफ्टी 500 इक्वल वेट को कंपेयर करेंगे तो निफ्टी 500 जो है वो ऑलमोस्ट 70% लार्ज कैप का एक्सपोजर लेता है, लेकिन निफ्टी 500 इक्वल वेट में आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब सारी कंपनियों को समान एक्सपोजर दे रहे हैं। नंबर ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी ज़्यादा होती है।
निफ्टी 50 इक्वल वेट में आपसे 50 कंपनी का एक्सपोजर ले रहे हैं, लार्ज कैप का ही ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि टेल स्टॉक्स को भी आप इक्वलेंट एक्सपोजर दे रहे हैं तो आपका रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन वो रिस्क इतना नहीं बढ़ रहा है बिकॉज अल्टीमेटली आप लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टेड हैं। टॉप 20 में आपका रिस्क रिलेटिवली उतना नहीं बढ़ता है क्योंकि आप बाय मार्केट कैप मेगा कैप कंपनीज में हैं, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, लेकिन आपको जो भी इन्वेस्टर निवेश कर रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। स्पेशली आपने का ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि हर इक्वल वेट ETF या इंडेक्स सेम टाइप का नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका अंडरलाइंग यूनिवर्स क्या है, आप किस चीज़ को इक्वल वेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस बहुत अलग हो सकती है फ्रॉम वन फंड टू अनदर। जैसे हमारा एक BSE 200 इक्वल वेट फंड है जिसमें 50% एक्सपोजर लार्ज कैप को जाता है एंड 50% मिड कैप को जाता है, तो वो कहीं ज़्यादा वॉलेटाइल होगा कंपेयर टू ये फंड जिसको हम लेकर के आ रहे हैं। सर, अब जो अभिषेक ने सवाल पूछा था मैं उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा कि जब आप लोग अपनी रिसर्च कर रहे थे इस नए फंड को लेकर के, तो ऑलरेडी जब टॉप 50 मौजूद है तो मतलब ऐसी क्या ज़रूरत उस रिसर्च में क्या सामने आया कि क्या मतलब लार्ज कैप जब ऑलरेडी काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि नहीं काफ़ी सुरक्षित है, तो फिर ये टॉप 20 पे कंसंट्रेट करना या और मेगा कैप पे जाने का के पीछे सोच क्या थी, और ये किनको टारगेट करके आपने मतलब ये नया फंड आप लेकर के आए, आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? जी, जो ज़्यादातर स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं उनको तो पोस्ट कोविड के बाद की मार्केट परफॉर्मेंस याद है, लेकिन हमें और आपको तो प्री कोविड में भी 2018-19 में कितनी कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट की रैली रही थी या परफॉर्मेंस रही थी वो याद होगा कि निफ्टी के सिर्फ टॉप 10 या टॉप 15 स्टॉक्स ही रिटर्न जनरेट कर रहे थे और मार्केट की ब्रेथ काफ़ी नैरो थी। समय के अनुसार मार्केट की ब्रेथ भी चेंज होती है एंड विद इन लार्ज कैप में भी आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड रैली दिख सकती है जैसे 2018 और 2019 में दिखी थी। अगर मैं US मार्केट की भी बात करूं इस समय, तो मोस्ट ऑफ द रिटर्न जो जनरेट किया है नैस्डैक 100 ने पिछले 3-5 सालों में, वो आपके मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स, फैंग स्टॉक्स भी जिन्हें बोलते हैं, प्लस एनवीडिया एंड अदर सेमीकंडक्टर कंपनी, 7-8 कंपनीज ने ही जनरेट किया है। मार्केट में अक्सर लार्ज कैप कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड पोर्टफोलियोज काफ़ी उम्दा काम कर सकते हैं अगर आपने सही टाइम पे उसमें इन्वेस्ट किया है। और इन्हीं इन्वेस्टर्स को हम टारगेट कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि उनको पोर्टफोलियो में थोड़ा स्टर्डीनेस ऐड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपका कोई इन्वेस्टर है जिसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, और अभी वो थोड़ा सा सहमा हुआ है कि मिड एंड स्मॉल कैप पिछले 1 साल में काफ़ी दबे हुए से है एंड उतनी परफॉर्मेंस नहीं आई है, एंड उसको चाहिए कि वो अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फ्लेवर लेकर के आए ताकि पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो, स्टडी हो। उसके लिए भी फंड सही हो सकता है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि लार्ज कैप कॉन्सेंट्रेटेड रैली हो सकती है या फिर टॉप 10 टॉप 20 स्टॉक्स काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं बचे हुए लार्ज कैप सेगमेंट से। सर, आपने कुछ देर पहले ये मेंशन किया था कि ये जो ETF है ये थोड़े से मतलब ऐसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी उसमें कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, और थोड़ा सा इसमें रिसर्च चाहिए थोड़ी सी, और इसमें एक तरह से तहकीकात चाहिए, उसके बाद उसमें निवेश किया जाता है। सर, ऐसा अगर इसको देखें तो फिर क्या इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, या ऐसे ETF जो होते हैं वो रिस्की होते हैं? अगर ऐसा है तो सर उसको रिस्क को कैपिटलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसीलिए मैंने पहले बोला कि इन हर इक्विटी फंड में, ETF में, इंडेक्स में रिस्क तो है ही, वो एक बेसिक नेचर होता है इक्विटी मार्केट का, लेकिन आपको रिलेटिवली जानने की ज़रूरत है कि वो रिलेटिवली कितना ज़्यादा रिस्की है या फिर कम रिस्की है। इक्वल वेट स्ट्रैटेजी जो होती है, डिपेंडिंग, जैसा मैंने पहले बोला, किस सेगमेंट पे बनाई गई है उससे उसका रिस्क पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इज रिलेटिवली लेस रिस्की देन निफ्टी 50 इक्वल वेट, लेस रिस्की देन निफ्टी 500 इक्वल वेट। लेकिन अगर आप इसको किसी बहुत ही डाइवर्सिफाइड फंड से कंपेयर करेंगे, जैसे कि लेट्स से मैं निफ्टी 50 ही ले लेता हूँ, तो वहाँ पे 50 स्टॉक हैं, 50 स्टॉक ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं, तो रिलेटिवली आपका
कंपेयर टू निफ्टी 50 इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। सो लोगों को बेसिकली बहुत ही ध्यान से समझ करके ही फिर ऐसे एग्जॉटिक प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स अच्छे इंडेक्स एंड पैसिव प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोजर लेने के लिए एंड मार्केट समझने के लिए। ये बेसिकली प्रोडक्ट उन लोग के लिए है जो लोग ऑलरेडी मार्केट समझते हैं, इक्वल वेट स्ट्रैटेजी समझते हैं एंड उनको पता है कि मेगा कैप एक्सपोजर इज समथिंग जो कि उनकी नेसेसिटी है इस समय। तो मोटी मोटी बात जो अभी की चर्चा में सीटीएफ को लेकर के सामने आई है वो आपके लिए ये है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं, पहले से निवेशित हैं लेकिन दिग्गज शेयरों पे और ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढ करके कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए बेहतर है। 2 तारीख से ये फंड खुला हुआ है, 10 तारीख तक खुला रहेगा और 5,000 रुपये से, जैसा अभी अभिषेक ने थोड़ी देर पहले बताया, आप शुरुआत कर सकते हैं और निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जो है आप ले सकते हैं। लेकिन एक और फंड मेरा एसेट का ही आया हुआ है, उसको भी हम चाहेंगे कि थोड़ी सी और डिटेल में डिस्कस किया जाए। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, पहले इसके फाइन डिटेल्स क्या हैं और इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सर, जो दूसरा एनएफओ है वो है मेरा एसेट BSE 500 डिविडेंड लीडर्स 50 ETF और बेंचमार्क इसका BSE 500 डिविडेंड लीडर्स 50 TRI, यानी कि इस बेंचमार्क को इस तरह से ये फॉलो करेगा। सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स वही हैं, यानी कि 2 दिसंबर से ये भी खुल गया है और 10 दिसंबर तक आप लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिनिमम निवेश जो है वो भी इसमें 5,000 रुपये से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो डिविडेंड लीडर्स है, इस नाम से मैं काफ़ी क्यूरियस हुआ कि मतलब इसमें डिविडेंड अटैच है। सर, डिविडेंड लीडर स्ट्रैटेजी क्या है और डिविडेंड अटैच होने का यहाँ पर क्या मतलब है सर? जी, सो जितने भी ETFs और इंडेक्स फंड्स होते हैं मार्केट में, वो टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। सो हर इंडेक्स इंडिया में जो है इक्विटी साइड पे, उसका एक प्राइस रिटर्न वेरिएंट होता है जिसे प्राइस रिटर्न इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कि जो आप निफ्टी का आज देख रहे हैं आजकल कि निफ्टी 26,000 क्रॉस कर गया है, तो वो प्राइस रिटर्न इंडेक्स है, जिसका मतलब होता है कि जो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट होता है पोर्टफोलियो में जो प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे इंडेक्स बढ़ता चढ़ता है। अगर आज अंडरलाइंग स्टॉक्स क्यूमुलेटिवली 1% बढ़े हैं तो आपका प्राइस रिटर्न इंडेक्स भी 1% से ही बढ़ेगा। इसके अलावा टोटल रिटर्न इंडेक्स होता है जिसमें प्राइस रिटर्न के साथ साथ अंडरलाइंग कंपनीज डिविडेंड कितना इशू कर रही हैं उसका भी एडिशन किया जाता है। सो आपको ये जान करके शायद थोड़ा सा वो होंगे कि निफ्टी का प्राइस रिटर्न इंडेक्स 26,000 के आसपास है लेकिन टोटल रिटर्न इंडेक्स 39,000 प्लस है, बिकॉज डिविडेंड इनकम ऐड होती जाती है जो भी अंडरलाइंग कंपनीज दे रही हैं एंड जो भी इन्वेस्टर किसी भी पैसिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको टोटल रिटर्न मिलता है, विच इज प्राइस रिटर्न प्लस डिविडेंड रिटर्न। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि पहले इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो अभी लोगों को ये समझ में आया है कि जो भी उनको रिटर्न मिल रहा है उसके 2 कंपोनेंट है, प्राइस एंड डिविडेंड। प्राइस रिटर्न टिपिकली ज़्यादा एम्पलीफाइंग फैक्टर होता है, ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए लोग डिविडेंड पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 50 की इस समय डिविडेंड यील्ड अराउंड 1.28% है। तो अगर निफ्टी ने 10% रिटर्न दिया, 10% रिटर्न दिया, तो आपको 10% प्राइस रिटर्न दिया तो 10% प्लस टोटल रिटर्न मिलेंगे। तो डिविडेंड भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये स्पेशली तब ज़्यादा लोग इसको नोटिस करते हैं जब मार्केट में उतना ज़्यादा चढ़ाव होता नहीं है। जैसे पिछले 1 साल में मार्केट ने 5-7% रिटर्न दिए हैं, तब ये 1-2% का एक्स्ट्रा रिटर्न काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है एंड लोग नोटिस भी करते हैं। हमने ये जो फंड इंडेक्स बनवाया है BSE से, ये डिविडेंड को टारगेट करने के लिए बनाया है। सो इसमें बेसिकली हम उन कंपनीज का सिलेक्शन कर रहे हैं, 50 कंपनी का BSE 500 इंडेक्स में से, जो कि 500 कंपनी का इंडेक्स है, जिन्होंने कंसिस्टेंटली हायर डिविडेंड्स दिए हैं, जिसकी वजह से इस इंडेक्स की इस समय करंट डिविडेंड यील्ड अराउंड 3.54% है। सो निफ्टी की 1.28 लेकिन इसकी 3.54। तो ये इंडेक्स का अगर प्राइस रिटर्न 10% होता है तो इसका डिविडेंड कंपोनेंट क्योंकि 3.54 है तो आपको 13.54% के आसपास रिटर्न मिलेंगे। तो आपको हायर डिविडेंड यील्ड का फायदा मिलेगा
आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपके टोटल रिटर्न कंसिस्ट ऑफ प्राइस रिटर्न एज वेल एज डिविडेंड रिटर्न। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है सर कि 500 कंपनियों में से आपने कहा कि आपने 50 कंपनियाँ सेलेक्ट की हैं जो बेहतर डिविडेंड, ये कितने साल की हिस्ट्री लेकर के इन कंपनियों को सेलेक्ट किया गया सर? कई बार ऐसा भी हमने देखा है, बहुत सारी कंपनियों का तो इतिहास लंबे समय से काफ़ी अच्छा रहा है। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे घटने बढ़ने के आधार पर कई बार उनके डिविडेंड में बदलाव होता रहता है। तो ये जो सिलेक्शन किया गया आप लोगों की तरफ से, ये क्या पुरानी कितनी लंबी हिस्ट्री देख करके किया गया और क्या वो आगे कंटिन्यू रहेगा? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है कि स्टॉक में जब आप निवेश करते हैं स्पेसिफिक शेयर बाज़ार में, तो आपको पता रहता है कि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। जब हम यहाँ निवेश कर रहे हैं तो क्या दिमाग में हमको रखना चाहिए? जी, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हम लोगों ने पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखी है। इनफैक्ट जो नए आईपीओज भी आए हैं वो तभी अंदर आ सकते हैं जब उनकी 5 साल की एटलीस्ट हिस्ट्री बन जाए। तो उस हिस्ट्री में एटलीस्ट 80% ऑफ टाइम उस स्टॉक को डिविडेंड इशू किया हुआ होना चाहिए। सो हम लोग एटलीस्ट मैक्सिमम 10 साल की हिस्ट्री देख रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी हिस्ट्री हुई। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 साल की एवरेज डिविडेंड यील्ड बॉटम क्वार्टाइल में नहीं होनी चाहिए, बॉटम 25% में नहीं होनी चाहिए। सो एवरेज 3 साल की भी डिविडेंड यील्ड देख रहे हैं। साथ ही साथ जब सिलेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि टॉप 50 कंपनी वो कौन सी हैं जिनकी लेटेस्ट डिविडेंड यील्ड हाईएस्ट है एंड जिनकी पिछले 3 साल की एवरेज डिविडेंड यील्ड भी हाईएस्ट है। सो ट्रेंड के मामले पे हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा पे एंड कंसिस्टेंसी पे, ताकि जैसा आपने बोला कि कोई गारंटी तो है नहीं कि जिसने 10 साल के 10 साल डिविडेंड इशू किया वो अगले साल भी कर ही दे, लेकिन इसमें जितना अच्छा फिल्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे आए जिनकी डिविडेंड आगे भी आते रहे, वैसा होगा। और ये इसकी रीबैलेंसिंग होती है हर साल। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी डिविडेंड पे करने की टेंडेंसी नीचे जाती है या फिर बंद कर देती है, वो कंपनीज पोर्टफोलियो से फिर बाहर हो जाएगी। सर, रीबैलेंसिंग की आपने यहाँ पर बात की, तो जैसे कि रीबैलेंसिंग अगर होगी इसकी तो फिर हर साल रहती है, सेमी एनुअली रहेगी या फिर क्वार्टरली रहेगी? जैसे कि टर्नओवर इम्पैक्ट और जो कॉस्ट है उस पर इसका क्या असर रहेगा? जी, इसकी रीबैलेंसिंग साल में एक बार रहेगी दिसंबर में, और इसका टर्नओवर कॉस्ट और इम्पैक्ट कॉस्ट काफ़ी कम है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टर्नओवर है नहीं। अगर आप डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री भी देखेंगे और मैं किसी से पूछूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं या सेगमेंट्स हैं जो ज़्यादा डिविडेंड्स देते हैं, कुछ कंपनियों के नाम आपके ज़बान पे ही आ जाएंगे। इसमें ज़्यादातर PSU कंपनीज होंगी, देन आप कुछ IT कंपनीज का भी नाम लेंगे जो कि कॉन्टिन्यूसली डिविडेंड पे करती रहती हैं, देन कंपनीज लाइक ITC एक्सेट्रा। सो पोर्टफोलियो चर्न उतना ज़्यादा नहीं है। डिविडेंड कंसिस्टेंटली पे करने का स्वभाव कुछ कंपनीज ने बरकरार करके रखा हुआ है, एंड जब तक वैसा रहेगा एंड होपफुली वैसा रहे, आपको बहुत ज़्यादा टर्नओवर इस पोर्टफोलियो में दिखाई नहीं देगा। यहाँ सर 2 चीज़ें मैं समझना, मतलब मुझे जो बातें आपकी बातों से समझ में आया कि एक तो ये उनके लिए अच्छा है जो लोग एक कंसिस्टेंट इनकम या सुरक्षित निवेश जो है वो चाहते हैं। दूसरा सर, एक जो थोड़ा सा रिस्क मुझे लगा वो ये है कि हमने देखा है कि अक्सर बहुत सारी, जो कि आपने खुद भी बोला, PSUs कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड में काफ़ी बेहतर रहा है, लेकिन अभी इधर के हाल फिलहाल के 2 साल 3 साल को छोड़ दीजिए, PSUs कंपनी के रिटर्न उतने अच्छे नहीं रहे हैं। वो एक यहाँ पर कंसर्न रहता है। हालांकि अभी बीच में 3 साल काफ़ी शानदार रहा, डिफेंस ने, पावर ने, लास्ट ईयर को अगर छोड़ दे तो ये क्या एक कंसर्न, एक चिंता हो सकती है क्या कि डिविडेंड तो मिलेगा पर रिटर्न वैसे नहीं? जी नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है बिकॉज जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हर इंडेक्स का जो फाइनली रिटर्न मिलता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक प्राइस रिटर्न और एक डिविडेंड यील्ड आपकी, राइट। अगर डिविडेंड यील्ड 3.5% है या 4% भी है कह लीजिए, लेकिन अगर प्राइस रिटर्न नेगेटिव में चला गया तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न रहेगा वो भी कम हो जाएगा। लेट्स से अगर
प्राइस रिटर्न ही -2% है, +4% डिविडेंड यील्ड, तो आपको 2% ही रिटर्न मिल रहा है। सो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अक्सर प्राइस रिटर्न आपका लॉन्ग टर्म में बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो वो ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें रिस्क जो है वो ये है कि ये PSU हैवी है, सर्टन सेगमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, जैसे एनर्जी सेगमेंट में इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेड है, ऑलमोस्ट 30%, कमोडिटीज़ है 17% के आसपास, यूटिलिटीज़ है 11% के आसपास, PSU कंपनीज है तो आपको ज़्यादातर इन सेगमेंट्स का एक्सपोजर मिलेगा, IT है 18% के आसपास। लेकिन हमने इसमें स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क कम करने के लिए, बिकॉज वो हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम किस सेक्टर को और कम कर पाए, बट स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क कम करने के लिए यहाँ पे स्टॉक लेवल एक कैपिंग अप्लाई करके रखिए, किसी भी स्टॉक का वेटेज 4% से ऊपर नहीं होगा, ताकि अक्सर कुछ PSU कंपनीज में वॉलेटिलिटी हमने रिसेंटली ज़्यादा देखी है, तो उसको कम करने के लिए हमने स्टॉक्स लेवल पे एक कैपिंग लगा के रखी हुई है। तो हर रीबैलेंसिंग पे ये रीसेट हो जाएगी 4% पे, ताकि आपका स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क कम हो जाए। सर एक लास्ट सवाल रहेगा कि दोनों NFOs आ गए हैं, ऑब्वियसली बात है कि दोनों NFOs काफ़ी कमाल के दिख रहे हैं और आपने एक्सप्लेन भी काफ़ी अच्छे से किया है। ये दोनों NFOs सर किन किन निवेशकों के लिए सबसे बेहतर है? जैसे कि आपने पहले वाले NFO के लिए बोला था कि ये थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो वाला NFO जो था वो अग्रेसिव या थोड़े से स्मार्ट इन्वेस्टर उनके लिए ज़्यादा सही रहेगा, और ये NFO जो है, ये वाला ETF जो है वो किसके लिए सही रहेगा? और ड्यूरेशन वाइज अगर देखा जाए तो कितने समय के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए? जी, मैं वापस दोनों NFO की बात कर देता हूँ। टॉप 20 उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो लोग थोड़ा लोअर रिस्क लेना चाहते हैं, मेगा कैप में एक्सपोजर चाहते हैं, एंड विद इन मेगा कैप्स उनको नहीं चाहिए कि कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में ही, जिनका नाम मैंने पहले लिया, उसमें रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपोजर हो, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं वेटेज का। सो ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो लोग लेस रिस्क और मेगा कैप का एक्सपोजर, एंड ये फंड जो टॉप 20 है वो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। एंड फ्रॉम अ ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम हमेशा कहते हैं जितने लंबे अंतराल के लिए आप निवेश करेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन टॉप 20 आप छोटे अंतराल के लिए भी रख सकते हैं, बिकॉज मे बी आपका निवेश करने का औचित्य ये है कि मैं मार्केट में इन्वेस्टेड रहूं ऐसे फंड में ताकि मुझे अपसाइड थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन डाउनसाइड मेरा प्रोटेक्टेड रहे रिलेटिवली। डिविडेंड लीडर उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको लग रहा है कि डिविडेंड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है ओवरऑल फंड रिटर्न का। उनको साथ ही साथ जो ये मेकअप है पोर्टफोलियो का वो भी पसंद आ रहा है, बिकॉज जैसा मैंने बताया यहाँ पे एनर्जी, यूटिलिटीज़, कमोडिटीज़ का एक्सपोजर ज़्यादा है, IT भी ऑलमोस्ट 18-20% के आसपास है, एंड तो ये कॉम्पोजिशन भी उनके बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और इंटेंट में फिट हो रहा है। एंड डिविडेंड यील्ड वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जब भी आप एंटर कर रहे हैं ये प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। तो अगर आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जर्नी करनी है तो आपको मिनिमम 5 से 7 साल का तो सोच के आना पड़ेगा कि उस टाइम, बिकॉज डिविडेंड कंपाउंडिंग भी फिर आपको रिटर्न्स अच्छा जनरेट करने में हेल्प करेगी ओवर द लॉन्ग रन। जी नहीं, मैं भी यही सोच रहा था सर कि मान लीजिए कि अगर जिसका छोटी अवधि का नज़रिया अगर होता तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं इस वजह से, क्योंकि लास्ट ईयर अगर मान लीजिए ये NFO आया होता और लोगों ने एक साल में PSU ने पावर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया और वो डिविडेंड काफ़ी अच्छे मिलते हैं वहाँ पर, और भी PSUs के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जो पहले कर रहे थे। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए के लिहाज से अगर आप डिविडेंड वाले शेयरों में आपके पोर्टफोलियो में एक हिस्सा जो है आप ये रख सकते हैं जहाँ पे आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड का लाभ भी मिलता रहे और बाज़ार की जो तेज़ी है, PSU शेयरों की जो तेज़ी है या डिविडेंड देने वाले टॉप 20 शेयरों की जो तेज़ी है तो उसका लाभ भी आपको मिलता रहे। तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और अभिषेक ने बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक आप?
नहीं सर, बस यही कि मतलब सिद्धार्थ सर ने आज दोनों एनएफओस के बारे में आज पूरी जानकारी दी और हम लोग लगातार 2 दिन से दोनों एनएफओस के लोग की चर्चा कर भी रहे थे। एक्सपर्ट से भी इस पर सलाह ली गई थी और काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं आई थी और उम्मीद है कि एनएफओ जो है उनको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले। बस यही हम लोग दुआ करते हैं। तो सिद्धार्थ सर, आपने आज समय दिया, राय रखी और उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर द बोथ ऑफ दीज एनएफओस आपको। बहुत बहुत थैंक यू विपुल जी, थैंक यू अभिषेक। आई थिंक आपने काफी डिटेल्ड सवाल पूछे एंड अगर किसी भी इन्वेस्टर को ज्यादा जानना है तो आपको अप्रोच कर सकता है, नहीं तो मेरा एसेट को भी अप्रोच कर सकता है। नहीं बिल्कुल सर, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे और निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। मुझे लगता है आज की बातचीत सुन करके जो इसके पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिटेल में बातचीत की कि किन के लिए ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है, कुछ लोग ऐसे किन के लिए थोड़ा सा अवॉइड हो सकता है। जैसे कि आपने बताया कि टॉप 20 वाले में अगर आपका पास पहले से कोई अनुभव नहीं है तो आप बिल्कुल मत उतरिए। पहले से अगर एक्सपोजर मार्केट का है, इक्विटी फंड का अनुभव है तो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसी तरीके से डिविडेंड का लाभ लेने के लिए बहुत लोग लालायित रहते हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। ख़ास तौर से एक उम्र के बाद, जो 50 के बाद 60 के बाद लोग चाहते हैं कि कंसिस्टेंट इनकम मिलती रहे, बहुत वॉलेटाइल शेयर नहीं चाहिए, उनके लिए काफ़ी बेहतर विकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में बातचीत करने के लिए। और आगे भी मेरा एसेट से हमारी बातचीत होती रहेगी। ऐसे ही नए नए फंड, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आते रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।